हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्लिक वीक में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 3 एकदम न्यू साइको किलर मूवीज को, जो टेरिफिक है और एंटरटेनिंग भी, मिस्ट्री भी है और एक्साइटमेंट भी। तो वक्त न जाया करते हुए देखते हैं वो कौन सी 3 नई साइको किलर मूवीज है। सबसे पहली मूवी है द इनहैबिटेंट। यह हाल ही में रिलीज हुई हॉरर किलर मूवी है जिसे IMDb की 4.8 की रेटिंग मिली है। कहानी बॉर्डन फैमिली की है। माना जाता है कि बॉर्डन फैमिली के खून को श्राप लगा हुआ है और हर जनरेशन में उनके घराने की कोई औरत पागल होके अपने ही फैमिली मेंबर को कुल्हाड़ी से मार देती है। और इसकी शुरुआत 1892 से उनकी पूर्वज लिजी से हुई है, जिसने अपने माँ बाप को कुल्हाड़ी से मारा था। लोगों को लगता है कि किसी आत्मा ने उसके शरीर पे कब्जा किया था। ऐसा माना जाता है कि कोई डार्क स्पिरिट वुमन टू वुमन ट्रांसफर होता आ रहा है। तारा इसी खानदान से है। शुरुआत में ही किसी औरत के शरीर में बसी लिजी की आत्मा एक लड़की को मार देती है। तारा अच्छी हॉकी प्लेयर है और टैलेंटेड लड़की भी, मगर वो थोड़ी एरोगेंट भी है। उसके घर में उसकी माँ एमिली, पिता बेन, 9 साल का भाई कैलेब और न्यूली बॉर्न जैक है। तारा को भी आजकल हेलुसिनेशन और वहम होने लगे हैं कि उसके हाथों उसके फैमिली का मर्डर हो रहा है, जिससे वो काफी डिस्टर्ब है। तारा की आंटी यानी उसकी माँ की सगी सिस्टर डियान ने अपने जस्ट बॉर्न बच्चे को कुल्हाड़ी से मार डाला था। तब से वह साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। तारा के डिस्टर्बेंस के लक्षण उसकी माँ एमिली और डैड बेन के नजर में आते हैं, तो वो चिंतित हो जाते हैं। तारा को लिजी की आवाजें सुनाई पड़ती है। तारा को भी सिलाई का शौक है, जैसे लिजी को था। एक दिन तारा के सपने में लिजी आती है और उसे कुल्हाड़ी थमाते हुए अपने भाई कैलेब को मारने कहती है। कुल्हाड़ी की तेज धार से तारा को जख्म होता है। तारा जब जाग जाती है तो उसे वह जख्म दिखाई देता है। उसे समझ में नहीं आता सच क्या है झूठ क्या है। तारा की हाई स्कूल में एक ही दोस्त है, सूजी, जो तारा को लेके ऑब्सेस है। तारा के पड़ोस में रहने वाली जीना का मर्डर हुआ है, जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है। तो पुलिस तहकीकात कर रही है कि ऐसे में तारा के क्लास की एक स्टूडेंट कैरेन का भी मर्डर हो जाता है, जो तारा की कॉम्पिटिटर थी। बाद में जीना के हस्बैंड मिखाइल का मर्डर भी हो जाता है। हमें यह तो पता चलता है कि लिजी के सिमिलर ड्रेस पहनी हुई औरत यह सब कर रही है, और ऐसे ड्रेस तारा के और उसकी दोस्त सूजी के पास है। तारा साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाके डियान से मिलती है। डियान उसे बताती है कि उनके घर की औरतें जब 16-18 साल की होती है तो उन्हें लिजी की आत्मा दिखने लगती है। वह यह भी पहचान जाती है कि तारा को भी लिजी दिखती है। डियान से तारा को पता चलता है कि उसकी माँ एमिली को भी लिजी दिखती थी, मगर मेडिकेशन के बाद वो ठीक हो गई। अब तारा इन सब बातों का जवाब ढूंढने के लिए अपने बॉयफ्रेंड काल के साथ लिजी के पुराने घर को विजिट करती है, जो अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होटल बन गया है। तारा को पता चलता है कि लिजी और उसकी आदतें एक जैसी है। तारा को लगता है कि उसने लिजी की तरह बनाया हुआ ब्राइड ड्रेस की वजह से उसमें लिजी की आत्मा आ रही है। तो वह अपनी फ्रेंड सूजी को फोन करके अपने घर जाके वह ड्रेस ट्रैश बिन में फेंकने कहती है। मगर सूजी जब तारा के घर जाके वह ड्रेस निकालती है तो उस पर खून के धब्बे लगे होते हैं। तभी एक अनजान औरत उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे मार देती है। यहाँ उस माहौल में तारा के शरीर में लिजी की आत्मा आती है, जो होटल के केयर टेकर को मारने के लिए तारा को उकसाती है। मगर तारा ऐन वक्त पे अपने आप पे कंट्रोल पा लेती है। अब सूजी फोन नहीं उठाती तो तारा घर पहुंचती है, तो उसे एटिक में छिप के बैठा कैलेब और जैक दिखते हैं। उनसे उन्हें पता चलता है कि एक औरत ने सूजी का मर्डर किया है। जब वह नीचे आते हैं तो वह औरत काल पे अटैक करती है। तारा उस औरत के पीछे जाती है तो वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ एमिली होती है, जिस पे पागलपन सवार हुआ है। उसने डियान को भी मार डाला है। एमिली से पता चलता है कि डियान के बच्चे को भी उसी ने मारा था, क्योंकि वह नाजायज संबंधों से पैदा हुआ था। अब दवाई स्टॉप करने के बाद फिर से उसके शरीर में लिजी की आत्मा आ गई है। आसपास हुए मर्डर भी एमिली ने ही किए होते हैं। एमिली को लगता है कि तारा और उसके डैडी के बीच संबंध है, इसीलिए पनिशमेंट के लिए वह अब अपने बच्चों को मारना चाहती है। मगर इसके पहले कि एमिली तारा को मारे, पुलिस एमिली को शूट करते हैं। एमिली को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल भेजा जाता है। मूवी के आखिरी सीन में कैलेब को हम लिजी की आत्मा से बातें करते हुए देखते हैं। मतलब बॉर्डन फैमिली के ऊपर लगा श्राप अभी भी कायम है। यह कहानी एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है। सस्पेंस अच्छा बना के रखा है। आप इसे जरूर एंजॉय करेंगे, एक बार जरूर देख सकते हैं। अगली मूवी है ऑर्फन फर्स्ट किल। यह ऑर्फन मूवी का प्रीक्वेल है, जो 2009 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb की 5.9 की रेटिंग मिली है। कहानी कुछ ऐसी है, लीना जो मेंटल हॉस्पिटल में है, ग्लैंड डिसऑर्डर की वजह से वह 10-11 साल की लगती है।
मगर असलियत में वह 31 साल की है, यानी 31 ईयर ओल्ड। अपने बचकाने दिखने का फायदा उठा के वो किसी भी फैमिली में घुल मिल जाती है और मौका देख के उन्हें मार के उनके घर की कीमती चीजें लेके गायब हो जाती है। लीना कमाल की अक्लमंद और मैनिपुलेटिव लड़की है। अब वह उसी अक्लमंदी का फायदा उठा के असाइलम से भागती है। फिर वह इंटरनेट में से एक मिसिंग लड़की ईस्टर का प्रोफाइल सिलेक्ट करती है, जिसकी सूरत उससे मिलती जुलती है। फिर वह अपने आप को एज ए ईस्टर प्रेजेंट करके मॉस्को के अमेरिकन एम्बेसी के सामने आती है। ईस्टर 4 साल पहले उसके घर से गायब हुई है। उसकी अमेरिकन माँ ट्रिसिया उसे ईस्टर समझ के अमेरिका अपने घर ले आती है। अमेरिका में उसके घर उसके डैडी एलन और उसका बड़ा भाई गनर है। उसका भाई उसे ठीक तरह से वेलकम नहीं करता। ईस्टर जैसी दिखना लीना के लिए काफी नहीं होता। ऊपर से उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे तब दगा देता है जब वह साइकेट्रिस्ट से मिलती है। उसकी हरकतों से साइकेट्रिस्ट सस्पिशियस होती है कि क्या वो ईस्टर है, अगर है तो वो झूठ क्यों बोल रही है। ईस्टर अपने नए डैडी एलन के साथ घुल मिल जाती है क्योंकि दोनों को पेंटिंग में इंटरेस्ट है। लीना उस फैमिली को लूट के वहाँ से भागने का फैसला करती है, मगर आइन वक्त पे वह एलन की ओर अट्रैक्ट होके अपना प्लान ड्रॉप करती है। पुलिस डिटेक्टिव डोनन को लीना पे शक होता है तो वह उसके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करके ईस्टर के फिंगरप्रिंट से मिलाता है, जो मैच नहीं होते तो वह समझ जाता है लीना ईस्टर नहीं है। तभी लीना पीछे से उस पर हमला करती है, मगर तभी अचानक स्टोरी में ट्विस्ट आता है। ट्रिसिया वहाँ आके डोनन को मार देती है और ईस्टर से कहती है कि वह पहले से जानती थी कि वह ईस्टर नहीं है, क्योंकि ईस्टर 4 साल पहले ही मर चुकी है। 4 साल पहले गनर ने झगड़े में अपनी सिस्टर ईस्टर को मार दिया था और अपने लड़के को बचाने के लिए ट्रिसिया ने ईस्टर की डेड बॉडी को कहीं दफन किया था। अब ट्रिसिया चाहती है कि अपने जुर्म को छुपाने के लिए लीना उसके घर में ईस्टर बन के रहे। दोनों पुलिस से बच के रहेगी। दरअसल ट्रिसिया मौका देख के लीना को मारना चाहती है। एलन को इन सब बातों का पता नहीं, तो वो लीना को अपनी लड़की ईस्टर समझ रहा है। एक दिन ट्रिसिया ईस्टर के खाने में जहर मिला के उसे देती है, मगर लीना पहले से चौकन्ना हो गई है तो वह खाना चूहे को देती है। चूहे के मरने से ईस्टर को ट्रिसिया के इरादों का पता चलता है, तो दूसरे दिन उसी मरे हुए चूहे को जूस में डाल के लीना वह जूस ट्रिसिया को देती है, मगर वो वॉमिट करती है। लीना ट्रिसिया और गनर को मौका देख के ट्रेन के आगे धक्का देके मारने की कोशिश भी करती है, मगर वो उसमें कामयाब नहीं होती, तो वो वहाँ से भागती है। मगर पुलिस उसे फिर से पकड़ के घर में ले आती है। अब ट्रिसिया और गनर फैसला करते हैं लीना को मारने में ही उनकी भलाई है, तो गनर लीना को मारने जाता है, मगर अक्लमंद लीना उसे ही मार देती है। अब लीना और ट्रिसिया के बीच हाथापाई शुरू होती है, जिसमें घर को आग लगती है। लीना जान बचाने घर के छत पे चढ़ जाती है, तो ट्रिसिया उसे पकड़ने छत पे चढ़ती है। दोनों के पैर फिसल जाते हैं, दोनों छत पे लटकने लगती है। तभी एलन आके ट्रिसिया के पहले लीना को बचाता है। ट्रिसिया ऊपर से गिर के मर जाती है, मगर उसी वक्त लीना के नकली दांत बाहर गिर जाते हैं, तो एलन भी जान जाता है कि वह उसकी लड़की ईस्टर नहीं है। तभी लीना उसे धक्का देके नीचे गिराती है। एलन भी मर जाता है। अब पूरी फैमिली मरने की वजह से लीना को ऑर्फन करार देके एडॉप्शन के लिए रखा जाता है। मूवी की स्टोरी कमाल की है, कहीं पे भी बोर नहीं करती, वन टाइम वॉच तो मस्ट है। तीसरी मूवी है डेडली हाउस कॉल। यह मिस्ट्री किलर मूवी है। इसे IMDb की 5.3 की रेटिंग मिली है। कहानी कुछ ऐसी है, हॉस्पिटल में बीमार रुथ लॉकहार्ट को एक नर्स कोई इंजेक्शन देके मार देती है, मगर उसे नेचुरल डेथ करार दिया जाता है। अपनी पत्नी की मौत से वॉरेन दुखी है, उसे एमनेशिया की बीमारी है। लॉकहार्ट फैमिली की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब इस हालात में कंपनी चलाने का जिम्मा वॉरेन की लड़की मेडिसन पे आता है। मेडिसन के हस्बैंड का नाम इमेट, तो लड़की का नाम हेली है। माँ की मेमोरियल फंक्शन में वॉरेन को पैनिक अटैक आता है, तो वहाँ अचानक आई नर्स रिबेका उसे ब्रिलियंटली हैंडल करती है। रिबेका बखूबी से हेली को भी इम्प्रेस करती है, मगर अगले ही पल रिबेका जब अपने छोटे भाई जेस से बातें करती है, तो हमें पता चलता है कि लॉकहार्ट फैमिली में एंट्री पाने के लिए रिबेका यह हथखंडे कर रही है और उसी ने रूथ को भी मारा था। अब लॉकहार्ट फैमिली में ऑलरेडी ग्रेगरी नाम का एक हाउसकीपर है, तो रिबेका ग्रेगरी को सीड्यूस करके एक इंजेक्शन देती है, जिससे ग्रेगरी को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। तो अब लॉकहार्ट फैमिली में केयर टेकर की वैकेंसी बन जाती है। मौके का फायदा उठा के रिबेका मेडिसन के सामने अपने आप को प्रेजेंट करके अपनी काबिलियत साबित करती है। अब रिबेका को एज अ वॉरेन की केयर टेकर घर में जॉब मिल जाता है, मगर न जाने क्यों मेडिसन रिबेका को लेके सस्पिशियस है। अब जब कोई घर में नहीं होता तो रिबेका घर की तलाशी लेने लगती है, क्योंकि उसे किसी पेपर्स की तलाश है। मेडिसन रिबेका ने दिए हुए रेफरेंस चेक करती है, मगर वह सारे नंबर्स जेस के होते हैं, तो वह रिबेका की तारीफ ही करता है।
रिबेका और जेस की बातों से पता चलता है कि वो लॉकहार्ट फैमिली से रिवेंज लेना चाहते हैं। एक दिन रिबेका वॉरेन को घुमाने के बहाने बाहर लेके जाती है और उसे अकेला छोड़ देती है, जिससे वो गिर के जख्मी होता है। अब बेड रेस्ट वॉरेन की देखरेख करने के बहाने रिबेका को उस घर में नाइट ड्यूटी भी मिल जाती है। रात को तलाशी लेते हुए रिबेका को वॉरेन के वार्डरोब में एक सेफ यानी तिजोरी दिखाई देती है, मगर उसे उस तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर पता नहीं। रिबेका वॉरेन को नींद की गोलियां देती रहती है, जिससे वॉरेन और थका हुआ महसूस करता है। मैडिसन इस बात को नोटिस करती है और उसे रिबेका पे शक होने लगता है। हेली से रिबेका को पता चलता है कि तिजोरी के कॉम्बिनेशन नंबर वॉरेन नोटपैड पे लिख के रखता है और वो नोटपैड अगर घर में नहीं है तो वो ऑफिस में होंगे। तो रात को रिबेका जेस के साथ ऑफिस में जाती है, मगर वहाँ उन्हें मैडिसन की सेक्रेटरी निया पकड़ लेती है, तो रिबेका उसे भी मार देती है। निया के मर्डर की न्यूज सुन के मैडिसन शॉक हो जाती है। वह उनके बिजनेस हेड एर्नोल्ड से रिबेका की हिस्ट्री निकालने कहती है, क्योंकि उसकी पुलिस में पहचान है। अब जब ऑफिस में भी रिबेका को तिजोरी के नंबर नहीं मिलते तो वह एक गेम खेलती है। वह रूथ के कपड़े पहन के ऐसा माहौल बनाती है मानो वॉरेन को लगे उसकी पत्नी रूथ उसके पास वापस आई है। मेमोरी लॉस हुआ वॉरेन रिबेका को अपनी पत्नी रूथ समझ के वह पल एंजॉय करने लगता है कि वही मौका देख के रिबेका उससे तिजोरी के नंबर पूछती है, तो वॉरेन वह नंबर रिबेका को देता है। रिबेका तिजोरी खोल के उसे जो पेपर्स चाहिए वह निकाल लेती है, मगर तभी वहाँ पे एर्नोल्ड आता है। वह जान चुका है कि रिबेका नहीं जेन है। एर्नोल्ड वॉरेन को यह सब बताने की कोशिश करता है, मगर वॉरेन उसकी एक नहीं सुनता, तो वह मैडिसन को फोन करके वॉइस मैसेज भेजता है, मगर तभी जेस उसे पकड़ लेता है। अब जब मैडिसन घर में आती है तो उसे जख्मी हालत में एर्नोल्ड दिखाई देता है। एर्नोल्ड से मैडिसन को पता चलता है कि उसके फादर वॉरेन ने कई साल पहले अपने कुछ क्लाइंट का बहुत सारा पैसा प्राइवेटली अलग से कहीं इन्वेस्ट किया और वह इन्वेस्टमेंट फेल हो गई, मगर वॉरेन ने वह पैसा क्लाइंट को कभी वापस नहीं किया, जिससे माइक नाम के क्लाइंट ने सुसाइड कर ली। और यह माइक रिबेका का फादर था और इसी बात का बदला रिबेका लॉकहार्ट फैमिली से लेना चाहती है। रिबेका वॉरेन को लेक हाउस लेके आती है। मैडिसन भी लेक हाउस पहुंचती है, जहां रिबेका उसे बंदी बना लेती है, तो जेस इमेट और हेली को हॉस्टेज बना लेता है। अब रिबेका चाहती है कि मैडिसन लॉकहार्ट कंपनी उसके नाम कर दे। मैडिसन मजबूरी में पेपर्स पे साइन तो करती है, मगर जब रिबेका पेट्रोल छिड़क के मैडिसन और वॉरेन को घर के साथ जलाने जाती है, तो उसी मौके पे मैडिसन अपनी हाथ की रस्सी खोल के रिबेका पे हमला करती है और उसे बेहोश करती है। दूसरी ओर इमेट भी जेस को बेहोश करता है। मैडिसन वॉरेन को लेके घर आती है। रिबेका और जेस को जेल होती है। मूवी में मिस्ट्री भी है जो हर पल इंटरेस्ट बना के रखती है। एक बार जरूर देख सकते हैं। तो यह थी आज की साइको किलर मूवीज। होप आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।